नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की किताब दो स्वतंत्र भारत में राजनीति। उसका अध्याय 1 हमारा चल रहा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। हम जब आजाद होते हैं तो उन आजादी के बाद हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसमें से एक जो चुनौती होती है एकता की, उसी एकता की चुनौती के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ रहे थे और अब इस अध्याय के हम आखिरी मुकाम पर आ चुके हैं। इसके बाद एक लेक्चर और है, फिर हमारा ये जो अध्याय है, ये चैप्टर है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पर आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो आइए जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यों का पूर्ण गठन, इसका मतलब क्या होता है वो भी समझेंगे। पूर्ण गठन आयोग क्या है, विशाल आंध्रा आंदोलन क्या है और फजल अली आयोग क्या है। देखिए, आपकी किताब में जो चीजें दी हुई हैं वो कुछ सीमित स्तर तक की दी हुई है, लिमिटेड दी हुई है कि जितने से आप 12th पास कर लो, पर हमारा तो सपना आपको कलेक्टर बनाने का है, क्योंकि हमने टेक डाला ना तैयारी कलेक्टर बनने की। तो इसलिए क्या, ये जो फजल अली आयोग है, इस फजल अली आयोग की यहां हम चर्चा कर रहे हैं कि यूपीएससी के स्तर की चर्चा कर रहे हैं, जहां पर क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो फजल अली आयोग आप बिल्कुल एक इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़े कि देखिए क्या होता था, हुआ किस प्रकार से राज्यों का निर्माण हुआ, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। राज्यों का पूर्ण गठन। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं तीन चुनौतियों की, उन तीन चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती थी हमारे पास एकता की, या जिसे मैं कहता हूं यूनिटी। ठीक है, जिसे मैंने आपको एलोवेरा के नाम से याद करना भी सिखाया था, एकता, लोकतंत्र और विकास। सबसे पहली जो चुनौती है वो एकता की। एकता की चुनौती में जो हम लोग चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि रजवाड़ों का विलय, ये कहीं ना कहीं चुनौती थी। रजवाड़ों का विलय इतना आसान नहीं था, तो रजवाड़ों का विलय एक चुनौती हो गई। तो क्या यहां पर रजवाड़ों को मिलते ही क्या सारी चुनौतियां खत्म हो गई? क्या सब कुछ, सारी परेशानियां खत्म हो गई कि ठीक है भाई रजवाड़े मिल गए, अब तो एक बहुत बड़ा भारत बन चुका, अब कोई समस्या है नहीं? ऐसी बात नहीं। रजवाड़ों का विलय होने के बाद भी एक समस्या थी, वो ये थी कि हम राज्यों का गठन किस प्रकार से करें। हम राज्यों का गठन किस प्रकार से करें। देखिए, जैसे कि भैया ये भारत है, अब इस भारत में से हमने क्या है, सभी रजवाड़ों को मिलाकर के एक तो कर लिया, पर जैसे आपको राज्य आज देखने को मिलते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से राज्यों का गठन किस प्रकार से होगा, वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब यहां पे नाम आया राज्यों का पूर्ण गठन। जब मैं कहता हूं ये पूर्ण शब्द लगता है मतलब वापस से री, ठीक है, इसको अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो रीऑर्गेनाइजेशन आएगा। पूर्ण गठन, वापस से क्या करना पड़ रहा है, गठन करना पड़ रहा है, उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है, एक तरीके से उनको क्या है, सेट करना पड़ रहा है। क्योंकि पहले रजवाड़ा कहीं क्या था, कहीं किसी के अधीन था, अब तो क्या है, सब कुछ देश के अधीन है, देश के संविधान के अधीन है, सब अब मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पहले अलग था, पहले की तरह चल रहा है कि कोई बात नहीं, जैसे जैसा अलग हो वैसे रहो, वैसा नहीं हो सकता। अब हुआ क्या कि यहां पर जब आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग धीरे धीरे उठने लगती है कि अगर हम इस भाषा को बोलने वाले लोग हैं तो क्या होना चाहिए, हमारे लिए बिल्कुल ही एक अलग राज्य होना चाहिए। तेलुगु वालों के लिए अलग होना चाहिए, तमिल वालों के लिए अलग होना चाहिए। तो जो भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके हिसाब से राज्य बनना चाहिए। अब ऐसी बात नहीं है कि भाई आज आंध्र प्रदेश तेलुगु बोलने वालों का है, तमिलनाडु तमिल बोलने वालों का है, मैं वहां जा नहीं सकता, रह नहीं सकता, रह सकता हूं, जा सकता हूं, बस शर्त इतनी सी है कि मुझे तमिल आनी चाहिए, मैं समझ जाऊं वहां पर जाकर के। मुझे कोई ऐसा बोलेगा नहीं भाई आपको हिंदी आती तो आप आ नहीं सकते, रह सकते हैं। पर यह बात है कि जो मेजोरिटी है, जो बहुसंख्यक है आपको देखने को मिलेगा, वो उसी भाषा के लोग देखने को मिलेंगे। ये मांग धीरे धीरे उठने लगी। अब इस मांग को लेकर के कांग्रेस का क्या नजरिया है, उस समय की अंतरिम सरकार का क्या नजरिया, वो सारे आज के लेक्चर में अपन लोग जानेंगे। पर इससे पहले ये समझते हैं कि जो राज्य थे उनका गठन ब्रिटिश शासन में किस प्रकार से था। तो ब्रिटिश शासन ने तो अपने प्रशासनिक सुविधा के अनुसार कर रखा था भाई, जैसे उनको प्रशासन में आसानी हो, जैसे उनको उस जगह को राज करने में, उसको चलाने में जैसे आसानी हो, तो उस इस प्रकार से चला रहे थे। तो प्रशासनिक हिसाब से वो लोग चलाया करते थे। या दूसरा, जैसे कि अगर उन्होंने किसी राज्य को अपने अधीन कर लिया है, अगर किसी राज्य को वहां जीत लिया और वो उसको अपने अधीन कर लिया, तो वो एक अलग राज्य, एक अलग प्रांत बन जाया करता था। और तीसरी ये बात भी तय हुआ करती थी कि रजवाड़ों का क्षेत्र कितना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये भारत है और यहाँ पर बीच में रजवाड़ा, तो ये वाला प्रांत अलग होगा, ब्रिटिशर्स का होगा, ये प्रांत ब्रिटिशर्स का होगा, ये बीच में रजवाड़ा आ जाएगा। तो रजवाड़ों के हिसाब से पहले इस प्रकार से था। अब इस पर कांग्रेस की क्या राय होती है, तो कांग्रेस ऐसे जो सीमांकन है, ऐसी जो सीमाएं बनाई गई थी, उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो ऐसी सीमाएं नहीं चाहती थी। ठीक है, कांग्रेस खुद एक समय में क्या चाहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। 1920 में नागपुर का जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में कांग्रेस खुद ये बात मानती है कि राज्यों का शासन कैसा हो, राज्यों का गठन कैसा होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए। नागपुर अधिवेशन मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्या होता है, जो कांग्रेस की मीटिंग हुआ करती थी पूरे साल की, उन्हें कॉन्फ्रेंसेस
या अधिवेशन हिंदी में कहा जाता है। तो नागपुर में जो 1920 में हुआ उसकी बात बता रहा हूं। तो कहा गया कि कैसे गठन होना चाहिए राज्यों का, भाषा के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने खुद ने अपनी जो प्रांतीय समितियां हैं, प्रांतीय समितियां क्या होती है, राज्य में जो समितियां होती हैं, जैसे आप आज नहीं देखते हो, ये राजस्थान की कांग्रेस है, ये राजस्थान की भाजपा पार्टी, ठीक है, मध्य प्रदेश में भाजपा पार्टी का कोई हेड है, कांग्रेस पार्टी का कोई हेड है, उसी प्रकार से उस समय भी था। कांग्रेस ने अपने प्रांत पे, राज्यों में भी क्या है, अपने लोगों को बिठा रखा था और उनसे पूछते थे क्या चल रहा है, कैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो जो कांग्रेस ने भी अपनी प्रांतीय समितियां बना रखी थी वो भाषा के आधार पर बना रखी थी। अच्छा, इस एरिया में तेलुगु बोलने वाले लोग रहते हैं, तो यहां पर एक प्रांत हम मान लेते हो, तेलुगु के हिसाब से एक प्रांतीय समिति बना देते हैं। तो कांग्रेस का पहले खुद का ये विचार था कि क्या हो, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। परंतु जब भारत आजाद हो जाता है, आजादी के बाद स्थिति बदल जाती है। आजादी के बाद कांग्रेस खुद इस चीज के विपक्ष में होती है कि नहीं, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्या स्थिति थी और क्यों कांग्रेस विरोध करती है, ये बात देखते हैं। बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ था। देखिए, अब जैसे भाई बंटवारा हो गया और उसका देशी रियासतों को हमने मिला लिया, यहीं आकर के जो राष्ट्र का निर्माण है, बस उसका, उस प्रक्रिया का, उस प्रोसेस का अंत नहीं हो गया था। बस ठीक है भाई, हमने क्या कर लिया है, बंटवारा कर दिया, ठीक है, ये पाकिस्तान का भाग, ये भारत का भाग, और उसके बाद जो जो रजवाड़े मिलने थे उनको मिला लिया, अब बस राष्ट्र बन गया, अब काम कंप्लीट। ऐसा नहीं है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, पूरी प्रोसेस अभी नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी, ठीक है। तो देखिए, एकता में हम दो चुनौती देख रहे हैं, एक रजवाड़ों का विलय जो कंप्लीट कर चुके हैं, और दूसरी आंतरिक, प्रांतों की आंतरिक सीमाएं। प्रांतों की आंतरिक सीमाएं मतलब क्या, आंतरिक का मतलब क्या होता है, इंटरनल, और प्रांत मतलब क्या है भाई, प्रांत को आप राज्य भी कह सकते हैं, जैसे कि हम आज कहते हैं राज्य। तो राज्यों की जो आंतरिक सीमा है, तो अब जैसे क्या होगा, ये अपना पूरा भारत है जैसे मान लीजिए, तो यहां तक राजस्थान होगा, यहां तक ये होगा, यहां तक यूपी, बिहार, ऐसे करके जो कुछ होगा हम इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ये आंतरिक सीमा तय करना भी जरूरी था, ये भी एक हमारे सामने चुनौती थी। ये मैच प्रशासनिक विभाजन का मामला न था यहाँ पर सिर्फ। अब ऐसा नहीं था कि जैसे ब्रिटिशर्स ने कर रखा था कि भाई ठीक है, जैसे हम प्रशासन हमारे लिए आसान हो वैसे हम बनाते, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक विभाजन का मामला नहीं था, ये उससे भी बढ़कर था। प्रांतों की सीमाओं को उस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप समझिए। यहां पे दो तीन बातें आपको ध्यान देनी है कि एक तो सिर्फ प्रशासनिक विभाजन नहीं करना है कि भाई जैसे देश को चलाने में आसानी हो, देश पे शासन करने में आसानी हो, उस प्रकार से हम विभाजन कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर चैलेंज इस बात का है कि प्रांतों की सीमा, राज्यों की सीमा इस प्रकार से बनानी है कि भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता झलक सके। बहुलता का मतलब क्या है कि जो बहुमत में जो लोग हैं वो लोग वहां पे दिख सके, उनकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो सके, तो भाषाई और सांस्कृतिक झलक वहां पे आपको दिख सके। और इसके साथ ये भी कि राष्ट्रीय एकता भी खंडित नहीं होनी चाहिए, जो हमारी यूनिटी है, हमारी एकता है, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, वो नहीं टूटनी चाहिए। अब ये बात क्यों कही गई कि राष्ट्रीय एकता खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे कि कल को हमने ये कर दिया कि भाई ये वाला इलाका तमिल वालों का है, अब कल को तमिल वालों को बिल्कुल एक राज्य हमने दे दिया, तो कल को ऐसा नहीं हो वो भी अलग होने की मांग कर ले, कल को वो भी बोले नहीं हम तो आज भारत से अलग हो जाएंगे, तो राष्ट्रीय एकता खंडित नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें भाषा के आधार पर राज्य भी बनाने हैं, संस्कृति के आधार पर भी राज्यों का निर्माण करना है, परंतु भाषा के आधार या इनकी संस्कृति के आधार पर हमारे राष्ट्र की जो एकता है वो खंडित नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राष्ट्रीय एकता है, देश की एकता है। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमा प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जब औपनिवेशिक शासन था, जब ब्रिटिशर्स का शासन था, तो प्रांतों की सीमाएं कैसे थी, प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से, भाई कैसे हमें प्रशासन को चलाने में कैसे आसानी होती है उस प्रकार से तय की गई थी। या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। अब जैसे मान लीजिए कि ब्रिटिश सरकार ने, यहाँ का राजा भी मर गया, ये रजवाड़ा है, यहाँ का राजा भी मर गया, ठीक है, अब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब उस राज्य को कोई चलाने वाला नहीं है, तो ये राज्य भी किसके अधीन आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के अधीन आ जाएगा। तो इसको एक अलग प्रांत घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, एक अलग प्रांत घोषित कर दिया। इस प्रकार से ब्रिटिश अपना शासन चला रहे थे। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है, और अब यह बात भी हमें देखनी थी कि कितना इलाका किस रजवाड़े के अधीन है। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे रजवाड़ा है तो ये वाला जो क्षेत्र है ये प्रांत बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार ब्रिटिश शासन ने अपनी जो सीमा क्षेत्र है उसको तय कर रखा था। उसके अलावा ब्रिटिश शासन जब किसी क्षेत्र को जीत जाता था तो उसको एक नया प्रांत बना देता था। और तीसरी बात ये देखता था कि रजवाड़ों के पास कितना इलाका है, उसके अलावा फिर वो किस प्रकार से उसको विभाजन करेगा, ये ब्रिटिश सरकार देखा करती थी।
हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसी सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। तो इसको खारिज कर दिया कि नहीं भाई ऐसा तो हम लोग नहीं करेंगे। उसने मतलब जो राष्ट्रीय सरकार है, भारत सरकार, मतलब जो कांग्रेस उस समय रही है, उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पूर्ण गठन का वायदा किया। उसने वादा किया कि हम क्या करेंगे, राज्यों का पूर्ण गठन किस आधार पर करेंगे, भाषा के आधार पर करेंगे। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। तो 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ये कह चुकी थी कि राज्यों का गठन कैसा होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पूर्ण गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। मतलब सन 1920 में जब नागपुर अधिवेशन होता है, वहीं से कांग्रेस ये बात मान लेती है कि राज्यों का पूर्ण गठन कैसा होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए। भाई जैसे जिस क्षेत्र में जो भाषा बोलने वाले लोग होते हैं वो एक प्रांत या वो एक राज्य बन जाना चाहिए। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषा इलाके के आधार पर बनाया गया था और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके को ब्रिटिश सरकार ने अपना एक प्रांत बना रखा है। ओके, क्या बना रखा है, एक प्रांत बना रखा है, किसने, ब्रिटिश सरकार ने। पर अब कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस ने देखा भाई ये वाला इलाका है ना, यहाँ पे तो कौन रहते हैं, तेलुगु बोलने वाले ज्यादा लोग रहते हैं। ओके, तेलुगु बोलने वाले ज्यादा, और यहाँ पे कौन रहते हैं, तमिल बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। तो कांग्रेस ने क्या करा, जो अपनी समितियां बनाई, अपनी राज्यों के हिसाब से जो समितियां बनाई, कमेटियां बनाई, उनको क्या करा, ये एक समिति यहां तक की बना दी जो तमिल बोलने वाले, और एक समिति यहां तक की बना दी जो तेलुगु बोलने वाले लोग। मतलब कांग्रेस ने खुद ने जो समितियां बनाई थी, जो कमिटीज बनाई थी, वो भाषा के आधार पर बनाई थी। ओके, तो वो भाषा के आधार पर बनाई, और ये लोग जब भाषा के आधार पर समितियां बना दी, तो ये लोग है ना, जो ब्रिटिशर्स ने जो प्रशासनिक कामकाज कर रखा था कि भाई नहीं ये पूरा एक प्रांत है, ये पूरा प्रांत मानते नहीं थे, बोले ये तेलुगु समिति और ये तमिल कांग्रेस समिति। तो ये इस प्रकार से इस्तेमाल क्या करते थे। अब यहाँ पर क्या है कि ये ब्रिटिश शासन तक का शासन था कि वो किस प्रकार से चला रहे थे। पर अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब भारत की आजादी हो जाती है, आजादी के बाद स्थितियों में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जहां अभी तक कांग्रेस ये कह रही है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, अब वही कांग्रेस क्या करेगी, विरोध करेगी। और वो विरोध क्यों कर रही है, उनका विरोध वाजिब है, आइए जानते हैं। आजादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। देखिए अभी तक क्या था, अगर आजादी से पहले मैं बात करूं तो पूरा भारत था, और उस भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल करके रह रहे थे। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम समुदाय ये मांग करता है कि नहीं क्या होना चाहिए, अलग राष्ट्र मुसलमानों के लिए होना चाहिए, जो कि मुस्लिम लीग ने अपनी मांग रखी। 2 राष्ट्र का जो सिद्धांत रखा उसमें ये बात उन्होंने रखी। तो अब यहां पर जब आजादी के बाद और आजादी के साथ क्या है, बंटवारा आता है, विभाजन आता है। जब उसके बाद कांग्रेस को और जो उस समय टेम्परेरी सरकार होती है, अंतरिम सरकार जो होती है, उनको ये लगता है कि अगर हमने अब जो बाकी हमारा जो देश का हिस्सा हमारे पास बचा है उसको अगर हमने भाषा के आधार पर राज्यों में बांट दिया तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि कल को ये भी बंटवारे की मांग कर दे, भाषा के आधार पर विभाजन की मांग हो जाए, और हो सकता है कि जो भारत की एकता है वो क्या हो जाए, खंडित हो जाए। भारत की राष्ट्रीय जो एकता है, नेशनल जो यूनिटी है, वो क्या हो सकती है, खंडित हो सकती है। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। तो अब जो नेता है उनको ये चिंता सताने लगी, जैसे कि भाई विभाजन हुआ, विभाजन के बाद क्या थोड़ा सा डर मन में पैदा हो गया। और कहा जाता है ना कि दूध से जला हुआ छाछ को भी फूक फूक करके पीता है, क्योंकि दूध और छाछ दोनों सफेद सफेद होते हैं। तो उसको डर है कि अब मैं एक बार दूध से मेरी जीभ जल गई थी, तो अब मैं क्या छाछ को भी फूक दे करके वो पीता है। इसका अर्थ ये मतलब यहाँ पर एक बार इंसान जब कहीं किसी चीज से डर जाता है ना, तो फिर वो आगे के सारे काम क्या बहुत कदम से आराम से सावधानी पूर्वक करता है। तो अब यहां पर एक बार क्या है, राष्ट्र का विभाजन हो चुका था, तो अब हमारे नेताओं को डर था कि कहीं भाषा के आधार पर भी विभाजन की बात ना हो जाए और देश ना टूट जाए। दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। और दूसरा मुद्दा यह था कि अगर हमने क्या कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया तो सब कुछ क्या होगा, हम सारी परेशानी जितनी बाकी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां ना, उन सब से हमारा ध्यान भटक जाएगा और सिर्फ सारा का सारा ध्यान यही फोकस हो जाएगा कि भाई कौन से राज्यों को कैसे बनाना चाहिए, उनकी क्या क्या समस्या है, क्या क्या ध्यान दे। मतलब हमारी सारी समस्याओं से हट करके सिर्फ और सिर्फ हम एक ही समस्या पर फोकस कर पाएंगे, जो कि क्या है, थोड़ा सा गलत काम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कारण आप देख सकते हैं कि एक तो क्या है कि देश की एकता खंडित हो सकती है, ये कारण था, ये चिंता थी। और दूसरी बात यह थी कि जो दूसरी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं उनसे ध्यान भटकने का
डर था कि भाई उनसे हमारा ध्यान भटक जाएगा, बल्कि उन चुनौतियों से अभी हम लोग फंसे हुए। जैसे कि मैं आपको सामाजिक और आर्थिक चुनौती, जैसे हम लोग देखते हैं लोकतंत्र की बात हो रही थी, विकास की बात हो रही थी, तो भाई मुख्य 3 चुनौतियां तो वो थी, और उसके अलावा भी अनेक चुनौतियों की चर्चा कर चुके, भाई गरीबी को हटाना है। तो ये सामाजिक आर्थिक जो चुनौतियां थी, कहीं हमारा इनसे ध्यान ना भटक जाए अगर हम वो काम करते तो। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों को मसला अभी हल नहीं हुआ था, बंटवारे की यादें अभी ताजा थी। देखिए अब यहाँ पर एक चीज और देखेगा, यहाँ पे 2 चीजें एक साथ चलेगी। एक चीज तो ये चलेगी कि यहाँ पे मांग चलती जा रही है कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। आजादी के बाद से मांग धीरे 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 बढ़ने लग जाती है कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। दूसरी तरफ जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो मतलब देश की सरकार है, वो इस बात को स्थगित कर देती, पोस्टपोन कर देती, बोले देखेंगे यार बाद में, अभी तो छोड़ो, अभी इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करें, बाद में देखेंगे। और रजवाड़ों का भी अभी तक मसला हल नहीं हुआ था। हम जैसे देखते हैं जूनागढ़, ये थोड़ा सा हैदराबाद, ये बाद में जाकर के मिलते हैं, तो इनका भी मसला हल नहीं हुआ। और बंटवारे की यादें तो बिल्कुल अभी ताजा ही थी, ठीक है, बिल्कुल वो तो जख्म अभी हरे ही थे हमारे। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। अब स्थानीय नेता कहां के, विशेष करके देखिए ये भाषा वाला जो मुद्दा है ना, वो क्या है, दक्षिण में है। भाषा वाला जो मुद्दा है वो दक्षिण में। मैं आपको देखिए, अगर आप भारत को समझेंगे थोड़ा बहुत, अगर आप भारत के उत्तरी इलाकों को देखेंगे, ठीक है, भारत के उत्तरी इलाके को देखेंगे, भारत के उत्तरी इलाके में जो ज्यादा अगर कोई चीज सेंसिटिव है ना, संवेदनशील जो चीज है, जिसपे लोगों में बहुत जल्दी गुस्सा या आक्रोश लोगों में आ जाता है, तो वो है जाति और धर्म। ठीक है, वो है जाति और धर्म। यहाँ पर जाति, उत्तरी वाले इलाके में जाति और धर्म लोगों के लिए ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट है। और जब आप दक्षिणी भारत में आप जाएंगे ना, तो उनके वहां के लिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर, और लैंग्वेज के नाम पे बहुत ज्यादा क्या है, एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे ज्यादा मुख्य विवाद भी जो होगा ना, वो क्या होगा, दक्षिण के इलाकों से ही होगा। तमिल वाले करेंगे, तेलुगु वाले आंदोलन करेंगे, और वो वहां के जो नेता है वो केंद्र सरकार को क्या है, चुनौती देंगे कि बोले ये आप गलत कर रहे हैं, आपने स्थगित गलत करा, इस पर जल्द से जल्द ही काम होना चाहिए और भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। तो पुराना आप मद्रास प्रांत देखेंगे, मैं आपको मानचित्र में दिखाऊंगा, वहां पे तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध शुरू हो चुका था। देखिए मद्रास पूरा प्रांत है और उसमें आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। अब इस मद्रास प्रांत में जहां जहां पे लोग तेलुगु भाषी लोग थे, जो तेलुगु बोला करते थे, वहां पे क्या हुआ, सरकार के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका था कि सरकार क्या करे, ये जो मांग है भाषा के आधार पर राज्य बनाने की, इसको पूरा करे। इससे कुछ हिस्से मौजूदा केरल एवं कर्नाटक में भी है। तो देखिए आप मद्रास प्रांत देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कुछ हिस्से केरल और कर्नाटक में भी है। तो काफी बड़ा मद्रास प्रांत था, और उसमें तेलुगु वाले इलाके में क्या हुआ है कि विरोध सरकार के खिलाफ शुरू हो चुका है। अब हम देखेंगे कि सरकार इसकी क्या समाधान सरकार इसका करती है। तो अब हम पूरा एक बार राज्य पुनर्गठन आयोग और अधिनियम इसको पूरा समझते हैं। अब भारत 1947 में आजाद हो चुका है, और आजादी के बाद धीरे धीरे ये मांग बढ़ने लगी है कि क्या होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। अब एक तरफ संविधान का काम चल रहा है, संविधान का जो काम है वो चल रहा है, 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो चुका था, वो भी चल रहा है। और दूसरी तरफ एक समस्या अब ये आ चुकी है कि भाई राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो। सरकार ने एक बार स्थगित कर दिया था, परंतु जब आंदोलन बढ़ जाते हैं तो सरकार कुछ ना कुछ उस पर काम करेगी, गतिविधि देगी। तो अब सरकार ने क्या बोला, लोगों को आश्वासन दिया, और आश्वासन देते हुए जून 1948 में एस के धर एक व्यक्ति का नाम है, इनके लीडरशिप में एक आयोग का गठन करा गया, एक समिति बनाई गई। यह समिति का क्या नाम रखा गया, भाषाई प्रांतीय आयोग, भाषाई प्रांतीय आयोग ये रखा गया। भाषाई प्रांतीय आयोग बनाया गया, और उसके अध्यक्ष कौन थे, एस के धर जी थे। कब बनाया गया, 1948 में बनाया गया। और इनको यही बात बोली गई कि आप ये देखो, इस पर पूरी स्टडी करो कि क्या हमें भाषा के आधार पर राज्य बना देने चाहिए। कहीं अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश टूट तो नहीं जाएगा ना, कहीं देश में कोई और समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी ना। सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं, चुनौतियां क्या, उनसे तो भारत लड़ लेगा ना। और मतलब सीधा सा सवाल इतना सा था कि भाषा के आधार पर राज्य बना दे या नहीं बना दे, ये इसकी आप पूरी क्या है, जांच पड़ताल करो, पूरा अच्छे से स्टडी कर करके आओ। तो ये आयोग बनाया गया। एस के धर जी के इस आयोग ने दिसंबर 1948 में क्या कर दी, अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट सरकार को सौंपी और साफ शब्दों में कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्य मत बनाओ, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाने चाहिए। तो फिर किस हिसाब से बनाने चाहिए, बोले प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बताओ। अगर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बनाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, भाषा के आधार पर नहीं बनाने चाहिए।
तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जून 1948 में सरकार ने एक आयोग बनाया जिसका नाम भाषाई प्रांतीय आयोग था, एस के दर्जे की अध्यक्षता में, और उसको यह काम दिया गया कि भाई आप देखिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए। तो इन्होंने दिसंबर 1948 में पूरी स्टडी कर करके अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्य को गठन नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से, कि कैसे हम प्रशासन आसानी से चला सकते हैं, उस हिसाब से देखिए। जब ये रिपोर्ट आई लोगों के सामने और सरकार ने बोला कि एस के दर्जी जो आयोग है उन्होंने ये रिपोर्ट हमारे पास सौंपी, तो लोगों में गुस्सा भड़क गया। बोले ये कैसी बात कर दी, नहीं मिलेंगे हमें भाषा के आधार पर राज्य। बोले गलत बात है। फिर विरोध बढ़ गया। अब विरोध बढ़ गया तो अब कांग्रेस ने एक्शन लिया। तो कांग्रेस ने एक समिति बनाई। वो समिति बहुत फेमस समिति है जिसे हम कहते हैं जेवीपी समिति। क्या है? जेवीपी समिति। अब ये जेवीपी में कौन कौन है? जेवीपी जे है जवाहरलाल नेहरू के लिए, वी है वल्लभ भाई पटेल के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए। तो ये नेहरू जी हो गए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए। और ये पी कौन है? ये पी है पट्टा सीतारामैया, पट्टा सीतारामैया। तो 3 लोगों की समिति बनाई गई जेवीपी के नाम से, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टा सीतारामैया जी। ये 3 लोगों की समिति बनाई गई और इन 3 लोगों ने क्या करा, फिर से इन्होंने स्टडी करी और देखा कि क्या हमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए। तो अब इन लोगों ने क्या करा, अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949 में, 1949 में, मतलब अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली और उसमें यह बात साफ तौर पे लिख दी कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। सरकार इस बात को अस्वीकार करती है कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते। तो अब लोगों में और भी गुस्सा बढ़ गया। बोले चलो सरकार ने तो नहीं करा, सरकार ने जो आयोग बिठाया उसने तो नहीं माना, पर कांग्रेस से तो हम बिल्कुल जुड़े हुए थे, कांग्रेस के साथ मिलकर के हमने आजादी के आंदोलन लड़े हैं और कांग्रेस हमारी विविधता को नहीं समझ पा रही है, तो ये तो बहुत गलत बात हो गई। तो यहां पर लोग और गुस्से में आ जाते हैं। अब गुस्से में आ जाते हैं, धीरे धीरे आंदोलन बढ़ते हैं और एक जो प्रसिद्ध आंदोलन है वहां का, उसकी अब हम लोग चर्चा करते हैं। यहां पर मांग होती है, किसके लिए मांग होती है कि तेलुगु भाषी जो लोग हैं, जो तेलुगु बोलते हैं, उनके लिए क्या हो, मद्रास में से एक अलग राज्य का गठन होना चाहिए। कौन सी भाषा बोलने वालों के लिए? जो तेलुगु भाषा बोलते हैं उनके लिए अलग राज्य का निर्माण होना चाहिए, अलग राज्य का गठन होना चाहिए। जो मद्रास प्रांत है उसमें से एक अलग राज्य बना दो जहां जहां तेलुगु बोलने वाले लोग रह सकते हैं। और इसकी जो मेन डिमांड जो करी वो किसने करी? वो थी पोटी श्रीरामुलु जी। पोटी श्रीरामुलु जी। पोटी श्रीरामुलु जी के बारे में जानिए थोड़ा सा। पोटी श्रीरामुलु जी एक दक्षिण के एक जाने माने हस्ती नेता थे, गांधी जी के बहुत तगड़े सपोर्टर थे। गांधी जी के साथ साथ हर जगह उन्होंने आंदोलनों में, अनशन में साथ दिया और महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर पोटी श्रीरामुलु जैसे मेरे पास 11 बिल्कुल डेडिकेटेड लोग होंगे ना तो मैं अंग्रेजों को बिल्कुल जल्द से जल्द भगा दूंगा। मतलब इतना गजब का विश्वास पोटी श्रीरामुलु जी पे था और गजब के ही नेता थे। और दक्षिण में दलितों के लिए मंदिरों में एंट्री का भी काम करा, दलितों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम भी करा। तो मतलब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी रूप से एक बहुत मजबूत गजब के नेता थे। अब इन्होंने ही मांग उठा दी कि नहीं भैया तेलुगु राज्य तो बनना चाहिए, तेलुगु राज्य तो बनना चाहिए। पर सरकार ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या हो गए, 19 अक्टूबर 1952 को अनशन पे बैठ के, भूख हड़ताल पे बैठ के बोले जब तक तेलुगु राज्य का गठन नहीं हो जाता मैं भूख हड़ताल पर ही बैठा रहूंगा। क्या रहूंगा? भूख हड़ताल पे ही बैठा रहूंगा। और 56 दिनों के बाद, 56 डेज के बाद क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये 15 दिसंबर का दिन आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? 15 दिसंबर 1950 को किसकी मृत्यु हुई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हुई थी। और 15 दिसंबर 1952 को किसकी हुई है? पोटी श्रीरामुलु जी की हुई है। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है, एक बहुत बड़े गांधीवादी नेता, एक बहुत बड़े समाज सुधारक नेता और कदम से कदम मिलाकर गांधी जी के साथ चलने वाले नेता और तेलुगु राज्य की मांग करने वाले नेता की जब मृत्यु हो जाती है सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलती के कारण, तो लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं। लोगों ने सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए, कांग्रेस के खिलाफ सरकार हो जाते हैं कि बोले जो गांधी के समर्थकों की, गांधी के अनुयायियों की इज्जत नहीं कर सकता वो किसकी इज्जत करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा आ गया। जब लोगों में ज्यादा गुस्सा आ गया तो नेहरू जी को एक्शन लेना पड़ा। नेहरू जी ने बोला कोई बात, रुक जाओ। नेहरू जी ने फिर 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर 1952 को घोषणा कर दी कि हम दक्षिण में एक नए राज्य का गठन करेंगे जिसका नाम क्या होगा? आंध्र प्रदेश, या तेलुगु जो भाषी लोग हैं उनके लिए हम बनाएंगे। और फाइनली 1 अक्टूबर
1953 को नया राज्य बन जाता है, जो कि होता है आंध्र प्रदेश। तो यहां पर पहला जो एक राज्य है आंध्र प्रदेश, वो बन चुका है। यहां तक की कहानी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कि 1948 के एस.के. दर्जी आयोग से लेकर करके यहां तक का जो जेवीपी समिति बनती है, पोटी श्रीरामुलु जी का रोल है, वो तक की क्लियर। अब इसके बाद एक बार हम पोटी श्रीरामुलु जी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो ये आंदोलन चला, विशाल आंध्र आंदोलन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और फिर इस तारीख के बाद 1 अक्टूबर 1953 के बाद क्या होता है वो जानेंगे। देखिए, ये तीन लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू जी जो जेवीपी समिति बनी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और ये कौन है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। ओके, अब देखिए विशाल आंध्र आंदोलन। विशाल आंध्र आंदोलन किसको नाम दिया गया है, जो कि पोटी श्रीरामुलु जी ने चलाया था। किसके लिए, तेलुगु राज्य के गठन के लिए। विशाल आंध्र आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन ने मांग की मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तो ये जो विशाल आंध्र आंदोलन चलाया गया है, आंध्र प्रदेश नाम से एक नया राज्य बनाने के लिए चलाया गया। और इसमें क्या कहा गया कि जो पूरा मद्रास प्रांत है, हमने देखा मद्रास प्रांत कहां तक फैला हुआ, उसमें जो तेलुगु भाषी वाले इलाका है उसमें से क्या एक अलग राज्य बना करके उसका क्या नाम रखा जाए, आंध्र प्रदेश रखा जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पूर्ण गठन के पक्ष में थी। देखिए, अब जो तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग जो सारी राजनीतिक शक्तियां वो मद्रास प्रांत के भाषाई पूर्ण गठन के पक्ष में थी। राजनीतिक शक्तियों का मतलब क्या है भाई, उस मद्रास प्रांत में जितने विधायक हों, जितने बड़े बड़े नेता हों, जो भी थे ना, सब वो क्या थे, इस तेलुगु भाषी क्षेत्र के पूर्ण गठन के लिए तैयार थे कि नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर गठन होना चाहिए। सबके सब तैयार थे। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। अब केंद्र सरकार का भी हाँ करेंगे, फिर नहीं अभी तो नहीं, देश की एकता खंडित हो सकती है, ठीक है। और जैसे मैंने देखा कि बताया आप लोगों को, बीच में 1948 में सरकार एक कमेटी भी बना चुकी है, फिर जेवीपी कमेटी भी बनाती है, ठीक है। तो हाँ ना की में चलती रहती है, और जब हाँ ना चलता रहता है तो लोग और भी गुस्से में हो जाते हैं, बोले ये क्या चल रहा है, कभी हाँ बोलते कभी ना, तो सरकार से नाराजगी बढ़ जाती है। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोटी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो अब जो पोटी श्रीरामुलु जी हैं वो अनिश्चित जिसका पता नहीं कब तक, तो अनिश्चित काल के लिए वो क्या है, भूख हड़ताल की घोषणा कर देते हैं कि जब तक हमारे राज्य का निर्माण नहीं हो जाता तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और कब हुई, 15 दिसंबर 1952 को। और उसके बाद 29 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ऐलान कर देते हैं और 1 अक्टूबर 1953 को नए राज्य का गठन हो जाता है। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई, लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। ये हिंसक घटनाएं क्यों हुई है, क्योंकि पोटी श्रीरामुलु जी की मृत्यु हो चुकी है। और क्यों, क्योंकि सरकार ने तेलुगु राज्य का गठन नहीं करा। तो काफी जगह हिंसक घटनाएं होती है, लोग बड़ी संख्याओं पर सड़कों पर निकल आते हैं, सरकार विरोधी नारे लगाते हैं। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए और मारे गए। और जब उन लोगों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सरकार पुलिस भेजती है, पुलिस फायरिंग करती है, तो काफी लोग घायल हो जाते हैं, काफी लोग मारे जाते हैं। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। अब मद्रास में मैंने क्या कहा, जितनी भी राजनीतिक शक्तियां थी वो पक्ष में थी, तो जो विधायक हैं उन्होंने क्या विरोध जताते हुए इस्तीफा दे दिया। बोले हमें इसमें नहीं रहना है, बोले हमें कोई विधायक का पद नहीं चाहिए, कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, सरकार हमारी बात नहीं मानती, तो ऐसे विधायक के पद की हमें जरूरत नहीं है, हम छोड़ते हैं। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। तो फाइनली 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ये घोषणा कर देते हैं कि हम आंध्र प्रदेश के नाम से एक नया राज्य बना देंगे। अब लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, फजल अली आयोग। अब देखिए, जब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है, तो अब क्या होगा कि जब भाषा के आधार पर एक राज्य बन चुका है तो और भी राज्यों की मांग होगी, और भी जो दूसरे भाषा वाले लोग हैं वो भी कहेंगे नहीं, हमें भी भाषा के हिसाब से राज्य दो, हमें भी भाषा के आधार पर राज्य दो। तो अब इसके लिए सरकार ने यह तय कर लिया था कि बिल्कुल एक व्यवस्थित आयोग हमें बिठाना है और उसकी जो रिपोर्ट आएगी हम उसको मानेंगे। इसलिए क्या हुआ, फजल अली जी के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाता है जिसका नाम फजल अली आयोग रहेगा, या राज्य पूर्ण गठन आयोग के नाम से हम उसे जानेंगे। देखिए, हम ये देखते हुए आए कि आयोग उन्हीं के नाम पे होता है जैसे कि जो उसके अध्यक्षता में होते हैं। ओके, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, कैबिनेट मिशन की आप बात करते हैं, क्रिप्स मिशन की आप बात करते हैं, तो स्टॉफर्ड क्रिप्स जो आए थे उनके पे हो गया। आपने 10th में साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा होगा, रोलेट एक्ट पढ़ा, तो ये उन नेताओं के नाम पर ही आ जाता है। तो फजल अली आयोग का गठन किया गया। इस फजल अली आयोग में अध्यक्ष फजल अली जी थे, उसके बाद दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे के.एम. मणिकर, और तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे एच.एन. कुंजरू।
इन 3 व्यक्तियों की एक समिति, एक आयोग बनाया जाता है और इनको वही काम है कि भाई आप देखिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए। तो ये जो आयोग बनाया गया ये दिसंबर 1953 में बनाया जाता है और फिर 1955 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप देगा। और अब तक आपको एक बात यहां पर और देखनी है कि 51 से 52 के बीच में चुनाव हो चुके हैं और एक निर्वाचित सरकार भारत को मिल चुकी है। अक्टूबर 51 से लेकर के 52 के फरवरी तक चुनाव हुए हैं और उसमें एक निर्वाचित सरकार भारत को मिल चुकी है। जो एक अंतरिम सरकार थी वो हट जाएगी और वो जो नई सरकार है जिसको लोगों ने चुना है वो सरकार यहाँ पे बैठ चुकी है। तो 1953 में आयोग बनता है और 55 में ये आयोग अपनी रिपोर्ट दे देता है। तो फजल अली आयोग क्या बातें कहता है? फजल अली आयोग ये कहता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इन्होंने 4 पॉइंट मुख्यतः रखे। पहली बात इन्होंने ये रखी कि सर्वप्रथम सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है देश की एकता का संरक्षण। देश की एकता का संरक्षण होना चाहिए, देश की एकता को कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं आना चाहिए। दूसरी जो बात बोली वो बोला कि भाषा और संस्कृति एकरूपता होनी चाहिए, भाषा और संस्कृति एक रूपता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? एक रूपता का मतलब क्यों? बराबर, मतलब भाषा और संस्कृति वहां की सेम होनी चाहिए, वहां की लैंग्वेज संस्कृति। तो यही तो बात यहाँ पे लोग डिमांड करें कि भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए। तो इस वाले पॉइंट में ये बात आ जाती है कि भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए। तीसरा इन्होंने बोला कि सिर्फ हमें ये बातें नहीं देखनी, हमें ये देखना प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर कैसी रहेगी, फिर आर्थिक व्यवस्था कैसी रहेगी, इनको भी हमें ध्यान में रखते हुए ही किसी राज्य का गठन करना है। और फाइनली जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने एक और बोली कि राज्य और देश के लोगों का विकास होना चाहिए, वो किसी भी स्थिति में कहीं पर भी नहीं रुकना चाहिए। ये 4 बातें इसमें बोली गई। तो यहां पर देखिए फजल अली आयोग एक बहुत व्यवस्थित रिपोर्ट देते हैं और उसमें बस वो ये एक बात कहते हैं कि हम एक भाषा एक राज्य के मैं पक्ष में नहीं हूं, एक भाषा एक राज्य के पक्ष में नहीं हूं कि भाई एक भाषा के हिसाब से हर राज्य हो। वहां पर हाँ आप भाषा के आधार पर गठन कर सकते हैं, पर आपको इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए, प्रशासन को भी ध्यान में रखना चाहिए, वहां की आर्थिक व्यवस्था को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आप क्या कर सकते हो? आप राज्यों का गठन कर सकते हो। तो फाइनली सरकार इनकी बात मान लेती है और 1956 में सरकार क्या करेगी? कानून बनाएगी, सरकार कानून बनाएगी। ये जो फजल अली आयोग है इसे हम कहेंगे राज्य पूर्ण गठन आयोग, ओके, जो कि कब बना? 1953 में। और फिर यहाँ पर 1956 में जो कानून आएगा उसे हम कहेंगे राज्य पूर्ण गठन अधिनियम या राज्य पूर्ण गठन कानून 1956 में आता है। और इसके तहत 14 राज्य बनेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। 14 राज्य बनेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। तो अब ये 14 राज्य कौन से थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे, इन सभी के बारे में अपन जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था 2019 में जम्मू कश्मीर एक राज्य था पर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है। 1960 में बॉम्बे पूरा एक प्रांत था, फिर उसको महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार से हम एक पूरी कहानी जानेंगे कि कब कब कौन कौन से राज्य बने, कैसे उनका गठन हुआ, वो नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। और जो कि उसका हेडिंग रहेगी नए राज्यों का निर्माण। ये आपके बॉक्स में दिया हुआ है, इसमें लिमिटेड दिया हुआ है, पर अपन पूरा अभी तक का जितने राज्यों का गठन हुआ उन सभी के बारे में जानेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, कैसा लगा ये भी बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।